एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि कॉलोनी हाउस में आए हुए फातिमा को 1 साल पूरे हो गए रहते हैं और यहाँ पर कॉलोनी हाउस के लोग इसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एलिस भी सब कुछ देख रहा होता है। एज ए व्यूअर हमें ये पता चलता है कि एलिस इस सेलिब्रेशन से खुश नहीं रहता है। फिर जूली फातिमा से पूछती है कि क्या इस तरीके से लोगों का टाउन में आना सेलिब्रेट करना सही है। तो इस पर फातिमा बताती है कि ये जगह ही ऐसी है जो लोगों को तोड़ कर रख देती है, तो हमें खुद को इंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जूली फातिमा से कहती है कि तुम हर चीज़ों को कितना नॉर्मल बना देती हो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ये कॉलोनी हाउस एक घर जैसा लगता है। हर मॉन्स्टर्स के होते हुए भी लोग इतने खुश हैं, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। इस पर फातिमा जूली को कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी लोग इस टाउन में आए हुए हैं और जो भी लोग आज इस टाउन को सरवाइव कर रहे हैं, वो सारे ही लोग स्पेशल हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे एलिस आ जाता है और एलिस फातिमा और जूली से कहता है कि क्या वो दोनों बाहर चलना चाहते हैं। तो फातिमा और जूली बोलती हैं कि वो थोड़ी देर के बाद बाहर आएंगी। इसके बाद एलिस विक्टर के पास जाता है और वो विक्टर से कहता है कि तुम यहाँ सबसे पहले आए थे, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस टाउन के बारे में। इस पर विक्टर गुस्सा हो जाता है और वह एलिस को कहता है कि तुम अपना काम करो, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद एलिस की लड़ाई एक कॉलोनी मैन से हो जाती है और एलिस बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाता है। शाम हो चुकी होती है, बॉयड अपने घर वापस आ रहा होता है। तभी उसके घर के बाहर फादर खत्री नज़र आते हैं। वहाँ पर वो फादर खत्री से बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है। तो इस पर फादर खत्री बोलता है कि मेरी बातें थोड़ी लंबी होंगी, क्या हम अंदर चल सकते हैं। कॉलोनी हाउस में हम विक्टर को देखते हैं। यहाँ पर विक्टर पीचेस ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे पीचेस नहीं मिलती हैं। तभी वहाँ पर डॉना आ जाती है और वो विक्टर से कहती है कि विक्टर पीचेस ख़त्म हो गए हैं। इस पर विक्टर कहता है कि इतने सालों में बस एक वही तो चीज़ थी जो कभी नहीं बदली। और वो डोना से ये भी कहता है कि सब कुछ बदलने वाला है। इस पर डोना विक्टर से कहती है कि क्या बदलने वाला है। विक्टर कुछ नहीं बोलता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कॉलोनी हाउस के ही एक आदमी को देखते हैं जो कि फूलों का गुच्छा बाहर रख रहा होता है। शाम हो चुकी रहती है और फूलों का गुच्छा बाहर रखने का मतलब था कि वो शायद किसी मॉन्स्टर से बातें करता था और वो फूलों का गुच्छा उसी एक मॉन्स्टर के लिए रख कर जा रहा होता है। शाम हो चुकी रहती है। बॉयड बेल रिंग करके लोगों को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि अब वो अपने घर के अंदर वापस चले जाएं। यहाँ पर हम फादर खत्री को भी देखते हैं जो कि बॉयड के घर के बाहर ही बैठे रहते हैं। टैबिटा अपने बेटे को कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि एक डायनासोर है जो एक अजीब से शहर में फंस गया है और शायद उसे निकलने का रास्ता नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो मेहनत करे और इस रहस्यमय इस शहर के अंदर के रहस्य को जानने की कोशिश करे तो शायद वो इस शहर से बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट सीन में हम केनी और जेड को देखते हैं। यहाँ पे केनी जेड से कहता है कि तुम जिस बुक्स पर ड्राइंग कर रहे हो वो मेरी पढ़ने वाली किताबें हैं। अगर तुम्हें कागज़ नहीं मिल रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम मेरी चीज़ों को गंदा नहीं कर सकते। इस पर जेड कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं पागलों की तरह अब दीवारों पर लिखना शुरू कर दूं। तो इस पर केनी कहता है कि वो तुम्हारी मर्जी है। बॉयड अपनी शरीफ ड्यूटी पूरी करने के बाद वापस अपने घर आता है और यहाँ पे वो फादर खत्री को कहता है कि हमें घर के अंदर चलना चाहिए क्योंकि शायद हमारी बातें लंबी होंगी। यहाँ पर बॉयड कहता है कि उसे भी फादर खत्री को कुछ बताना है। नेक्स्ट सीन में हम जिम को देखते हैं जो कि ट्रांसमीटर को ड्रॉ कर रहा होता है। टैबिटा जिम से कहती है कि अगर हम कामयाब हो गए तो हम सब घर वापस जा पाएंगे। इस पर जिम टैबिटा से कहता है कि और अगर हम नाकामयाब हुए तो हो सकता है कि मुझे यहाँ के लोगों की गालियाँ सुननी पड़े। तो इस पर टैबिटा कहती है लेकिन आज तो तुम्हें सिग्नल्स मिले। तो इस पर जिम उसे बताता है कि उसे सिग्नल्स नहीं स्टैटिक मिले जो कि सिग्नल से कोसों दूर है। टैबिटा जिम से कहती है कि कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना, शायद हमें और भी मेहनत करनी चाहिए तो हमें सिग्नल्स मिल जाएं। इतना कहने के बाद टैबिटा जिम को कहती है कि वो नीचे जा रही है बेसमेंट्स में खुदाई करने के लिए।
इधर कॉलोनी हाउस में लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और फातिमा उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो इस पर एलिस उसे बोलता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पे जूली आ जाती है और वो पूछती है कि क्या एलिस ठीक है। तो इस पर फातिमा उसे बताती है कि उसने उसे कहा है चिंता ना करने को, इसीलिए उसे उसकी चिंता हो रही है। जूली फातिमा को समझाती है कि एलिस अपना ख्याल रख लेगा, उसे आज का दिन एंजॉय करना चाहिए। तभी यहाँ पे डोना सभी को इकट्ठा करती है और वो बताती है कि फातिमा उनके लिए कितनी ज़्यादा लकी है, क्योंकि फातिमा के आने के बाद लोग अब खुश रहने लगे हैं। यहाँ पर कॉलोनी हाउस के सारे लोग फातिमा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद डोना कहती है कि हमें आज की शाम को बिल्कुल ही यादगार बना देना चाहिए और हमें आज की शाम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करनी चाहिए। और इसी के साथ डोना कहती है कि आज हम रात भर पार्टी करेंगे और ये लोग पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर जूली देखती है कि फातिमा एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा बातें कर रही होती है। तो इस पर जूली को लगता है कि शायद फातिमा और वो लड़की एक कपल हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम बॉयड को और फादर खत्री को देखते हैं। यहाँ पे फादर खत्री बॉयड को बताते हैं कि किस तरह उन्होंने टाउन में आने के बाद एक झोले को छुपाया था। वो बॉयड से कहते हैं कि तुम उस झोले में से चीज़ों को निकालो। यहाँ पर बॉयड वो शर्ट निकालता है और पूछता है कि इस शर्ट पे खून किसका है। तब फिर फादर खत्री अपनी स्टोरी बताते हैं कि इस टाउन में आने से पहले जब वो एक चर्च में पादरी थे, तो उस चर्च में हमेशा एक पिता और उसका बेटा आया करता था। एक दिन फादर खत्री अपने चर्च के बाहर टहल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वो बच्चा आता है और वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता है। वो बच्चा फादर खत्री को बताता है कि उससे एक गलती हो गई है और जब उसके पिता को ये बात चलेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे। इस पर फादर खत्री उस बच्चे को समझाते हैं कि पिता का काम है गुस्सा होना और हमारी गलतियों को सुधारना। तुम घर वापस जाओ बच्चे, पिताजी कुछ नहीं करेंगे। और इस पर वो उस बच्चे को एक चॉकलेट देते हैं और उसे घर भेज देते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन वो बच्चा फादर खत्री के चर्च में दोबारा नहीं आता है और ना ही उसका पिता आता है, क्योंकि फादर खत्री को उस बच्चे से लगाव हो गया था। तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो बच्चा आज नहीं तो कल अपने पिता के साथ ज़रूर आएगा। लेकिन बहुत ही दिन बीत जाते हैं और वो बच्चा अपने पिता के साथ नहीं आता है। तभी फादर खत्री को ऐसा लगता है कि उन्हें शायद उसके घर जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर उस बच्चे के साथ हुआ क्या। इसके बाद फादर खत्री उस बच्चे के घर जाते हैं और देखते हैं कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। उसका पिता आगे सोफ़े पे बैठा रहता है और कमरे से खून बह रहा होता है। यहाँ पर फादर खत्री जब उस बच्चे के कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उनको उस बच्चे की लाश नज़र आती है। यहाँ पर फादर खत्री उस बच्चे के पिता से पूछते हैं कि तुमने इस बच्चे को क्यों मारा। तो वो बताता है कि इस बच्चे ने मेरे कुछ पैसे चुराए थे, उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे मार दिया। ये सुनकर फादर खत्री को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस आदमी को मारने के लिए हाथ उठाते हैं और वो आदमी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। तो इसके बाद वो बॉयड को बताता है कि वो सीधे अपनी कार स्टार्ट करता है और बस चलते जाता है। वो बॉयड से कहता है कि वो इतना ज़्यादा डर चुका रहता है कि उसे कुछ पता नहीं रहता है कि उसे कहाँ जाना है, तो इसीलिए वो बस चलते जाता है और चलते जाता है। और तभी उसे रास्ते में एक पेड़ नज़र आता है और उसे पता चलता है कि वो इस टाउन में पहुंच चुका है। फादर खत्री कहते हैं कि इसीलिए मैं जिस दिन आया था मैंने सारी चीज़ों को उसी दिन इस जगह पे दफन कर दी थी। बॉयड फादर खत्री से पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मुझे इस कहानी से क्या लेना देना। इसके बाद फादर खत्री बॉयड से कहते हैं कि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद उसके बाद तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाओ, लेकिन फिर भी ये बात तुम्हें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फादर खत्री बॉयड को बताते हैं कि उन्होंने सेरा को उस दिन पकड़ लिया था और उन्होंने सेरा को अपनी चर्च की बेसमेंट में बंद करके रखा है। इस पर बॉयड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फादर खत्री को कहता है कि वो तो तुम ही थी जिसने फ्रैंक को उस बॉक्स के अंदर भेजने की बात बोली थी।
फादर खत्री बॉयड से कहते हैं कि मुझे सब पता है, लेकिन मैं इस लड़की को इसलिए नहीं मारना चाहता था क्योंकि हो सकता है कि ये लड़की हमें घर वापस पहुंचा दे। इस पर बॉयड बोलता है कि उसे इतना यकीन कैसे है। तो फादर खत्री बताते हैं कि कैसे सेरा मॉन्स्टर से कांटेक्ट करती है और कैसे सेरा ने मॉन्स्टर्स के कहने पे एक डायग्राम बनाया, जो डायग्राम उसी झोले की थी और उसी लोकेशन की थी जहाँ पर फादर खत्री ने उस झोले को छुपाया था। इस पर बॉयड कहते कि ऐसा नहीं हो सकता है तुमने ये बात खुद ही किसी को बताई होगी। तो इस पर फादर खत्री कहते हैं कि उन्हें याद है कि उन्होंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, वो पहली बार इस बात को अभी कह रहा है। फादर खत्री बॉयड को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मॉन्स्टर्स हमें 24/7 वॉच कर रहे हैं। वो सब जानते हैं कि हम किस वक्त क्या कर रहे होते हैं और सेरा हमें उन मॉन्स्टर से कांटेक्ट करके हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। तो इसीलिए तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। तुम इस टाउन के शेरिफ हो और तुम लोगों की भलाई चाहते हो, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए मैंने सेरा को सबके सामने नहीं लाया, क्योंकि अगर लोगों को सेरा के बारे में पता चल जाता तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कॉलोनी हाउस का जो आदमी उस मॉन्स्टर्स के लिए फूल रख रहा होता है, यहाँ पे वही आदमी उस मॉन्स्टर्स से बातें करने लगता है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर उस लड़के से कहती है कि तुम्हें क्या पता कि मुझे बाहर ऐसे रहने में कितनी तकलीफ़ होती है, तुम मेरी तकलीफ़ को बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हो। के बाद वो मॉन्स्टर इस लड़के को बहलाने लगती है और वो मॉन्स्टर इस लड़के से कहती है कि उसे बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, क्या वो अंदर आ सकती है। इस पर वो लड़का कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता क्योंकि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो इस पर वो मॉन्स्टर इस लड़के से कहती है लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें इस जगह बहुत अकेला महसूस होता है, इसलिए तुम मुझसे रोज़ बातें किया करते हो। वो लड़का उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं फिर भी इस दरवाजे को नहीं खोल सकता क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ। इसके बाद वो मॉन्स्टर इस लड़के से कहती है कि ठीक है, तो अगर तुम इस दरवाजे को नहीं खोलोगे तो आज के बाद हमारी दोस्ती ख़त्म और मैं वापस जा रही हूँ। इस पर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है और वो उस लड़की को कहता है कि तुम वापस मत जाओ, मैं दरवाजे खोलने की कोशिश करता हूँ। और वो लड़की से कहता है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ही सिर्फ अंदर आओगी और तुम्हारे साथ कोई अंदर नहीं आएगा। तो इस पर वो लड़की उस लड़के से प्रॉमिस करती है कि मैं सिर्फ अकेले आऊँगी अंदर और मेरे बाद कोई नहीं आएगा। जैसे ही मैं अंदर आऊँगी तुम दरवाजे खिड़कियाँ फिर से बंद कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का खिड़कियों को खोलने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर डॉना अपने कॉलोनी हाउस की खिड़कियों को कील से लॉक करके रखती थी। फिर हम देखते हैं कि एलिस की लड़ाई एक आदमी से हो जाती है और यहाँ पे डॉना एलिस को कहती है कि तुम अंदर जाओ और आराम करो। इसके बाद वो आदमी एलिस को गालियाँ देने लगता है। तो इस पर डॉना कहती है कि तुम चुप रहो, तुम इस जगह के मालिक नहीं हो और वही होगा जो मैं कहूँगी। तो इस पर वो आदमी डॉना से कहता है कि मैं यहाँ डॉना से पहले आया था, लेकिन फिर भी डॉना इस कॉलोनी हाउस की बॉस कैसे बन गई। इधर हम देखते हैं कि वो आदमी इस मॉन्स्टर के लिए खिड़की को खोल देता है, वो मॉन्स्टर अंदर आ जाती है और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ये मॉन्स्टर लड़के से कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं ही सिर्फ अंदर आऊँगी और कोई अंदर नहीं आएगा। इसके बाद वो मॉन्स्टर इस लड़के पे हमला कर देती है। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर उस लड़के पे हमला करने के बाद खिड़कियों को फिर से खोल देती है ताकि बाहर के जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सब कॉलोनी हाउस के अंदर आ पाएँ। नेक्स्ट सीन में हम जेड और केनी को देखते हैं। यहाँ पे जेड अपने रूम में बैठा हुआ रहता है, तभी वहाँ पे केनी की माँ आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। इसके बाद जेड खाना खाने चला जाता है। सीन फिर से कॉलोनी हाउस की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे टॉर्डी उदास बैठी हुई रहती है, तभी वहाँ पे फ़ातिमा आ जाती है। फ़ातिमा टॉर्डी से कहती है कि तुम उदास क्यों बैठी हो। तो इस पर टॉर्डी उसे बताती है कि उसने जूली के साथ की उसकी बातें सुन ली थी और उसे पता है कि वो टॉर्डी को पसंद नहीं करती, इसीलिए उसने स्वेटर को टॉर्डी से छुपा दिया था।
तो इस पर फ़ातिमा कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, और जहाँ तक इस स्वेटर की बात है, ये मुझसे ज़्यादा तुम पे अच्छी लग रही है। और इसके बाद वह स्वेटर उतार के टर्डी को दे देती है। टर्डी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो फ़ातिमा से कहती है कि वो भी इसके बदले एक गिफ्ट ज़रूर देगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जूली आ जाती है और जूली कहती है कि वाह, तुम तो बहुत ही ज़्यादा दयावान हो। इस पे फ़ातिमा उसे समझाती है कि इसमें दया की कोई बात नहीं है, कभी कभी सबको थोड़ा प्यार चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे बॉयड और फादर खत्री बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे बॉयड फादर खत्री से कहता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि वो लड़की नाटक नहीं कर रही है। क्या हो अगर वो लड़की नाटक कर रही हो, क्योंकि उसे तो कुछ पता नहीं है, वो बस वही बातें कर रही हैं जो हम नहीं जानते हैं। इस पर फादर खत्री बॉयड को एक डायग्राम दिखाते हैं। वो बताते हैं कि ये ड्राइंग सैरा ने ही बनाई है और इस ड्राइंग पे जो डायग्राम बना हुआ है वो उस चॉकलेट के डब्बे पे भी था, जो फादर खत्री ने टाउन में आने के बाद ही दफना दिया रहता है। फादर खत्री बॉयड से कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है। नेक्स्ट सीन में हम टैबिटा को देखते हैं कि जो अपने घर में गड्ढे खोद रही होती है। यहाँ पर जिम आ जाता है और जिम टैबिटा से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेती। हमें अगर गड्ढा खोदना है तो वो एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी इस टाउन से बाहर निकलने के लिए। इधर हम देखते हैं कि कॉलोनी हाउस में वो मॉन्स्टर इस लड़के को मार देती है और वो खिड़कियां खोल देती है, और खिड़कियां जैसे ही खोलती है उधर से सारे मॉन्स्टर्स कॉलोनी हाउस की तरफ आने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके कॉलोनी हाउस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वे सारे कॉलोनी हाउस के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम विक्टर को देखते हैं। यहाँ पे विक्टर अपनी ड्राइंग्स को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे जूली आ जाती है और विक्टर से कहती है कि क्या वो कुछ देर के लिए यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि उसे कुछ देर के लिए अकेले रहना है और विक्टर के रूम में कोई नहीं रहता है, तो जूली वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रह सकती है। विक्टर उसे अंदर आने देता है। यहाँ पे जूली विक्टर की चीज़ों को देख रही होती है, तो विक्टर कहता है कि वो उनकी चीज़ों को ना छुए। यहाँ पर जूली विक्टर से पूछती है कि तुम तो सबसे पहले आए थे, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि इस टाउन में आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही होती हैं। इस पे विक्टर कहता है कि वो कुछ नहीं जानता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जेड को, जो कि उसी डायरी को पढ़ रहा होता है। तभी वो बोलता है कि इस डायरी के 2 पन्ने चिपके हुए हैं। वो उस डायरी के पन्नों को फाड़ता है और देखता है कि उसे एक फ़ोटोग्राफ मिलती है। इस फ़ोटोग्राफ में एक अजीब सा आदमी खड़ा रहता है और उस आदमी के पीछे विक्टर रहता है। यहाँ पे मिसेस लियू उस बक्से को देखकर बोलती हैं कि ये तो विक्टर है। एक्चुअली विक्टर के पास एक कलर बॉक्स रहता है और उस फ़ोटो में वही कलर बॉक्स नज़र आता है, जिससे कि इन लोगों को पता चलता है कि उस फ़ोटो में दिखने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि विक्टर था। कॉलोनी हाउस में हम टॉडी को देखते हैं, जो कि अपना फेवरेट पिलो लेकर जा रही होती है। यहाँ पर टॉडी अपना फेवरेट पिलो फ़ातिमा को देने जा रही होती है, क्योंकि फ़ातिमा ने भी उसे अपनी फेवरेट स्वेटर दी थी। यहाँ पे टॉडी को एक रूम से हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और टॉडी उन आवाज़ों के पीछे उस रूम के अंदर यहाँ पर टॉडी उस लड़की से पूछती है कि आखिर तुम किस बात पर इतना हंस रही हो। इस पर वो लड़की टॉडी से कहती है कि हाय टॉडी, तुम कैसी हो। टॉडी न्यू लोगों को देखकर समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स टॉडी को मार देते हैं। कॉलोनी हाउस के लोग जो कि बाहर बैठे रहते हैं और बातें कर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक के ऊपर खून की कुछ बूंदें टपकती हैं। वो जब ऊपर देखता है तो उसे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और वो चिल्लाने लगता है। तभी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। यहाँ पर हम एलिस को देखते हैं, जो लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर उठ जाता है और बाहर की ओर जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि सारे लोग भाग रहे होते हैं। एलिस धीरे धीरे एक कमरे की तरफ जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे टॉडी की लाश रहती है। यहाँ पर हम कॉलोनी के और भी सारे लोगों को भागते हुए देखते हैं। डोना कहती है कि जल्दी से लोग वैन में आके बैठ जाओ, जितने भी लोग जिंदा हैं सभी के सभी वैन में बैठो। इधर सीन शिफ्ट होता है। हम विक्टर और जूली को देखते हैं। विक्टर जूली से कहता है कि इस रस्सी से बाहर कूद जाओ।
जूली कहती है कि लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। विक्टर कहता है कि पहले तुम नीचे जाओ। विक्टर जूली को कुछ देता है और बोलता है कि तुम नीचे उतरो। इसके बाद विक्टर और जूली नीचे उतरते हैं। इधर कॉलोनी हाउस के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहता है। सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, सब अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। वहाँ पे फ़ातिमा रहती है। फ़ातिमा को डोना बोलती है कि तुम जाके कार के अंदर बैठो। इस पर फ़ातिमा कहती है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि एलिस वहाँ पे अकेले है। इस पर वो फ़ातिमा से कहती है कि बेवकूफ़ मत बनो और जितनी जल्दी हो सके वैन के अंदर बैठो। लेकिन फ़ातिमा उसकी बात नहीं मानती है और वो एलिस को ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ पर हम विक्टर और जूली को देखते हैं। जूली कहती है कि सभी लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तभी विक्टर को वहाँ पर एक छोटा बच्चा नज़र आता है और वो बच्चा जंगल की तरफ भाग जाता है। इस पर विक्टर कहता है कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और वो जूली से कहता है कि हमें जंगल की तरफ जाना होगा। जूली विक्टर से कहती है लेकिन जंगल की तरफ अभी जाना सही नहीं रहेगा। इस पर विक्टर कहता है कि उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है, तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम एलिस को देखते हैं जो मॉन्स्टर से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर वो एक रूम से दूसरे रूम जाने की कोशिश करता है। वहाँ एक रूम में उसे लाश दिखाई पड़ती है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है और एलिस उस मॉन्स्टर से बचने के लिए खिड़की से नीचे कूद जाता है। अभी वहाँ पे फ़ातिमा आ जाती है और वह एलिस को कहती है कि उठो, हमें अंदर जाना होगा। इस पर एलिस कहता है कि वो चल नहीं पाएगा, वो उसे यहीं छोड़ दे और वो भाग जाए। इस पर फ़ातिमा कहती है कि वो अकेले नहीं जाएगी और वो एलिस को अपने साथ लेकर जाती है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो दोनों दरवाजे बंद कर देती है और टालिज़्म से प्रे करती है कि तुम प्लीज़ काम करो। इसके बाद हम देखते हैं कि टालिज़्म काम करता है और ये दोनों बच जाते हैं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विक्टर जूली से कहता है कि तुम इस पेड़ के अंदर चली जाओ, ये पेड़ तुम्हें बचा लेगा। इस पर जूली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि वो एक पेड़ के अंदर नहीं जाना चाहती है। विक्टर कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जूली जैसे ही उस पेड़ के अंदर जाती है वो एक अजीब से टनल के अंदर आ जाती है और यहाँ पर वो उस टनल के अंदर देखती है कि बहुत सारी लाइट्स जल रही होती हैं। सीन में हम फादर खत्री और बॉयड को देखते हैं जो कि बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डोना की वैन की आवाज़ आती है और शेरिफ और फादर खत्री बाहर जाते हैं और वो लोगों को अंदर लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फादर खत्री अंदर जैसे ही आने वाले रहते हैं एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि फादर खत्री बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फादर खत्री को बचाने की बॉयड बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि फादर खत्री का बहुत ही ज़्यादा खून बह जाता है तो वो कहते हैं कि अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस टाउन के लोगों को सही सलामत बाहर निकालो और मेरी इस अंतिम इच्छा को ज़रूर पूरा करना। मुझे पूरा यकीन है कि बॉयड इन सारे लोगों की मदद सिर्फ तुम ही कर पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फादर खत्री की मौत हो जाती है और एपिसोड 7 इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यही थी एपिसोड 7 की कहानी। प्रीवियस वीडियोज़ की एक्सप्लेनेशन भी इसी चैनल पर अपलोडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।